जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जो है मोहम्मद नईम है। थैंक यू वेरी मच सर मोहम्मद अहमद फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रेजेंट दिस टॉपिक विद इकरा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन की इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कुछ चीज़ें जो है आपको बेसिक्स से स्टार्ट करूं और फिर हम जो है इसके एडवांस लेवल की तरफ जाएं। ठीक है। अच्छा, अबाउट मी में जो है आई हैव 22 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। 2002 में जो है मैंने जो है एज ए डेवलपर स्टार्ट किया और फिर जो है अपने एक टीचर की इंस्पिरेशन की वजह से जो कि इकरा यूनिवर्सिटी में ही थे, डॉक्टर अलीम खालिद अलवी, मैंने जो है स्विच किया सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में। करंटली आई एम वर्किंग एज ए एसक्यूए टीम लीड इन कॉन्टोर सॉफ्टवेयर। एम फिल और एम एस जो है मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से ही किया था सन 2003 से 2005 के दरमियान। तो तकरीबन मेरी जो है 7 साल जो है एसोसिएशन रही इकरा यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा, इस इसके साथ साथ जो है कुछ प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलती रही, जैसे अजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर का एक कोर्स जो है कंडक्ट हुआ था, तो वो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। ऐसे सी एस क्यू पी आई और एज ए आई एस ओ ऑडिटर मैंने काम किया। एक्सपर्टीज जो है मेरी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन, क्लाउड टेस्टिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और नाउ अडेज जो है क्योंकि हमारे पास इस वक्त एआई का काफ़ी बूम चल रहा है, तो इसमें काफ़ी मैंने आर एन डी की। और एआई, मशीन लर्निंग और मेरी जो थीसिस थी एम फिल के अंदर, वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट मॉडल्स पे थी। तो इसमें जो है मेरी एक्सपर्टीज है। इसके अलावा मैं और सर कैसर हम लोगों की बहुत सारी कम्युनिटीज में जो है कंबाइन वो है मेंबरशिप। जैसे पॉन्डर अलायंस हो गया। इसके अलावा अजाइल पाकिस्तान सर जो हैं माशाल्लाह, अजाइल पाकिस्तान कराची चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं माशाल्लाह। और इनके साथ काफ़ी अरसे काम करने का मौका मिला। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेस्टिंग, इन मिनिस्ट्री ऑफ टेस्टिंग की जो है हम लोगों ने दो मीटअप्स जो है कंडक्ट किए हैं यहाँ पे कराची में। और इसके ऊपर मैंने जो है ब्लॉग भी लिखा है जिसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो आगे जब मैं अपने ब्लॉग का जिक्र करूंगा तो वहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन तमाम को मैंने कैसे जो है इसका राइट अप किया था। अच्छा, एज ए गेस्ट स्पीकर जो है सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, पीएफ कीट और इकरा यूनिवर्सिटी। अच्छा, इकरा यूनिवर्सिटी का बता दूं, ये मेरा सेकंड सेशन है। इससे पहले एक सेशन जो है मेरा अ, गुलशन कैंपस में भी हो चुका है। तो उस वक्त जो है मैंने जो टॉपिक कवर किया था उसका नाम था प्रैग्मेटिक्स इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। एक्चुअली जो वहाँ टीचर थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि बच्चों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चीज़ें बताई जाएं। अब माशाल्लाह सर आपको तो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने जो मैनुअल टेस्टिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो तो कवर किए हुए होंगे। तो इसमें यह था कि टेस्ट केस राइटिंग क्या होती है, कैसे सिनेरियोस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वो टॉपिक्स कवर थे। लेकिन अब हम जो है उससे वन स्टेप अहेड चलेंगे और उसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन क्या होती है और क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। इसके अलावा ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। यूट्यूब चैनल के बारे में एक दिलचस्प बात बताते चलूँ कि इसमें जो है तकरीबन 49 वीडियोस हैं। और हमने जो है पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया था सर अहमद और मैंने। यहाँ आप देखें, कैरियर इन एसक्यूए, तो ये सर अहमद का जो है एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया था मैंने। आ, और उसमें जो है हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए कैरियर गाइडलाइंस के हवाले से जो है कुछ मुफीद बातें शेयर की थी इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो है बी लॉग का जैसे यहाँ पे लिंक है, इसके अंदर जो है डिफरेंट टॉपिक्स हैं। जो लास्ट टॉपिक जो मैंने कवर किया है वो मेंटल हेल्थ के हवाले से है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी ये है कि अगर आप जो है फर्दर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जो है टच में रहें, तो इसमें
तकरीबन हमारे पास जो है 425 इंडिविजुअल्स हैं, जिनमें कुछ मेरे भी मेंटोर हैं जो इसमें शामिल हैं। तो हमारी कोई क्यूरी होती है तो हम जो है डिस्कस कर लेते हैं इस ग्रुप में, जॉब्स शेयर करते हैं, आर्टिकल्स शेयर करते हैं। ओके। और ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये इंशाल्लाह जो है आपसे बाद में शेयर कर लेंगे ग्रुप में, ताकि आप लोग अगर इस प्रेजेंटेशन के बाद या सेशन के बाद भी अगर कुछ सवाल हो आपका पूछना चाहें तो वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, अब इकरा यूनिवर्सिटी के साथ क्योंकि मेरा जो है तकरीबन 7 साल का वो रहा है, तो एक समझ लें कि इमोशनल वो हो गई है इसके साथ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये AMI के नाम से होती थी, ठीक है। और फिर जो है आगे जाके इसका नाम जो है इकरा यूनिवर्सिटी हुआ। इसके जो फर्स्ट और फॉर्मर वाइस जो चांसलर हैं वो हुनैद लाखानी साहब थे। अब तो इनका इंतकाल हो गया, लेकिन ही वॉज जस्ट 40 व्हेन ही वॉज डाइड। लेकिन कराची में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस रन करने में इनका बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा यूट्यूब पे जो है इनके लिए एक ट्रिब्यूट जो होता है इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से वो मौजूद है। और इनके बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से एक जो है एक हुनैद सॉरी लाखानी हॉस्पिटल है नॉर्थ नाजमाबाद में। और ये वो लिंक है जिस पे आप जाके इनकी बायोग्राफी देख सकते हैं, एंड इट वाज रियली वेरी इंस्पिरेशनल। आई वुड लाइक टू शो यू दैट हाउ मच competent person he is. ये हुसैन लाखानी हॉस्पिटल जो है एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, और ये जो है एज ए CTO जो है काम कर चुके हैं एप्पल के अंदर। इसके अलावा जो है सिस्को में और डिफरेंट बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सिस्को हो गया, और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे भी इन्होंने काम किया। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद हिम। अच्छा, दूसरे जो मेरे टीचर हैं जो जिनका यानी मैं कह सकता हूँ मेरी एजुकेशनल जर्नी में बहुत बड़ा हाथ है, वो प्रोफेसर नईम जंजुआ साहब हैं, जिन्होंने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। और मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना थीसिस डिफेंड की थी, तो उसके बाद मैं सीधा इनके घर गया था और इनके हाथ छूमे थे मैं, मतलब और लेकिन अब इनका इंतकाल हो गया। ये एक टीचर है जुबैर अहमद फारूकी, जिन्होंने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी थी इकरा यूनिवर्सिटी में। इनका भी जो है एक सानिया में इंतकाल हो गया, लेकिन दे ऑल टीचर्स आर इन माय हार्ट स्टिल। और इनका बड़ा रोल है हमारी, मतलब हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में। ओके, मूव ऑन आवर टॉपिक। तो जनाब, सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन क्या होती है? अ, अगर मैं ये कहूँ कि जो काम हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, यानी कोई भी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है उसको जो सॉल्व किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो व्हाई नॉट उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए हम भी जो है एक सॉफ्टवेयर बना लें, यानी उसको ऑटोमेट कर दें। बहुत सारे हमारे पास मैनुअल टास्क होते हैं, अगर हम उनको जो है किसी कोड की मदद से, मशीन की मदद से ऑटोमेट कर दें, ताकि ह्यूमन एफर्ट को बचाया जा सके आगे किसी क्रिएटिव काम में, तो वो जो है टेस्ट ऑटोमेशन है। अच्छा, आप लोगों में से किसी का भी कोई सवाल है वो हैंड रेज कर सकता है या बीच में जो है वो पूछ सकता है, ताकि हमारा ये सेशन जो है थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे। ठीक है। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हुआ ये कि हमारे पास जब भी रिलीज जानी होती थी तो हम लोग काफ़ी सारे जो है सिनेरियोस टेस्ट कर रहे होते थे अपनी रिलीज के ऊपर। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था, और होता ये था कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल रहा होता था कि यार इसके अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं। टेस्ट ऑटोमेशन ने जो है इसमें हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान कर दी। और जब से CI/CD का कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद हमें अपनी नाइटली बिल्ड के ऊपर जब टेस्ट एग्जीक्यूशन हो जाती है तो सुबह बिल्ड की हेल्थ का पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने इश्यूज हैं और क्या क्या चीज़ें हमें फिक्स करनी है। एक
छोटी सी चीज बस मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि मिसकॉन्सेप्शंस हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और टेस्ट ऑटोमेशन को लेके, कि क्या ये जो ह्यूमन है इनको रिप्लेस कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर पीपल, और इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि इन चीजों की मदद से जो है बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, जो क्या जो हमें सीखनी है उसके साथ साथ। जैसे अगर हम एआई की बात करें, तो उसके अंदर अगर आपको प्रॉम्प्ट पे जो है अपना क्वेश्चन प्लेस करना आता है, तो वो जो है आपको थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मशीन्स जो हैं या ऑटोमेशन जो है वो 100% रिप्लेस कर देंगी। हमें आम तौर पे हायरिंग जो हो रही है आजकल सॉफ्टवेयर हाउस में, वो लिखे हुए तो जो है अब बहुत सारे बज़वर्ड्स होते हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग काम जो है वो मैनुअली हो रहा होता है। और दूसरा जो मिसकॉन्सेप्शन है कि हर चीज़ ऑटोमेट कर दी जाए ताकि किसी की ज़रूरत ना रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ ऑटोमेट नहीं हो सकती, बल्कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो है अगर हम किसी सिनेरियो को रिकॉर्ड कर दें, यानी जो हम मैनुअल टेस्ट चलाते हैं अगर उसी को रिकॉर्ड कर लें और बाद में जो है हम प्ले कर लें, तो दिस इज नॉट ऑल अबाउट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जो है इससे कई गुना ज़्यादा जो है बढ़कर है, यानी उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर आपको ओके, तो उसमें ये होता है कि आप जो है आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, आपको बहुत सारे रूटीन्स लिखने पड़ते हैं जिसमें डेटाबेस से डेटा फैच करना होता है। अगर आप डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको जो है बहुत सारा डेटा जो है एक्सेल से पिक करना होता है, और वो फिर जो है आप उसको यूज करते हैं अपने टेस्ट ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट में। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हमें टेस्ट ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हम हर चीज़ को जो है मैनुअली टेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे जो है टाइम कंज्यूमिंग वर्क फ्लोस हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर नेगेटिव सिनेरियोज जो हैं हमें चलाने होते हैं। तो ये इन चीज़ों में हमारा बहुत सारा टाइम जाता है। उस टाइम को सेव करने के लिए जो है फिर हम उन तमाम मैनुअल टेस्ट को जो है ऑटोमेट कर लेते हैं। इसके अलावा जो मल्टीलिंगुअल साइट्स होती हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस होती हैं, उनको टेस्ट करना मैनुअली इम्पॉसिबल होता है। नियर टू इम्पॉसिबल इसलिए कि उस एक आम रिसोर्स के लिए इतनी सारी लैंग्वेजेस पे अबूर होना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ रेयर केस हो सकते हैं, लेकिन ऑटोमेशन ने हमारी ज़िंदगी जो है यहाँ थोड़ी सी आसान कर दिया। इसके अलावा जो है ह्यूमन इंटरवेंशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद जो है चल जाते हैं ये वाले टेस्ट। और अनअटेंडेंट जो है ओवरनाइट ये सारे टेस्ट चल जाते हैं, तो आपको जो है आपकी बिल्ड या रिलीज का की हेल्थ का पता चल जाता है। स्पीड ऑफ टेस्ट एग्जीक्यूशन इज फास्ट, तो जल्दी जो है आपको रिजल्ट पता चल जाते हैं। टेस्ट कवरेज जो है इसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं कि बहुत सारे सिनेरियोस आपके कवर हो जाएं। एक चीज जो बहुत अहम है वो ये कि अगर आप एक चीज को बार बार टेस्ट कर रहे होते हैं, तो आम तौर पे ये होता है कि आप उसमें से बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं, यानी वो एक बोरिंग काम बन जाता है आपके लिए, और उसमें फिर एरर आने के चांसेस काफी होते हैं। तो इस वजह से जो है जब हम उसको ऑटोमेट कर दें, तो मशीन जो है उसमें बोर नहीं होती, या क्योंकि उसके पास तो वो स्पेसिफाइड टास्क अवेलेबल है, और वो हर दफा उसको वैसे ही परफॉर्म करेगी जैसा हमने उसको बताया। तो उसमें जो है फिर क्या होता है कि अगर कोई एरर आता है, तो वो हमारी हमसे नहीं छूट पाता, क्योंकि वो जो है चीज कवर हो रही है एक स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है। अच्छा, एक जो है क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये तस्वीर को देख के जो है, क्योंकि आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में हैं, कोई क्वेश्चन आता है आपके जहन में कि ये क्या है? कोई बता सकता है इसका आंसर? एनीबॉडी, कोई गैस?
जी जी बिल्कुल, ये तो हमें भी नजर आ रहा है। सही कहा आपने बिल्कुल। चले हम जो है ना थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सर अहमद जो हैं वो भी तकरीबन 18-20 साल से इस फील्ड में है। ये एक्चुअली जो ना एक नाइट की पिक्चर है। ये वो रात है जो हम लोगों ने काली की है अपनी रिलीज वाले दिनों में। हम लोगों ने पूरी पूरी रात जाग के जो है टेस्टिंग की है ताकि सुबह जो है क्लाइंट साइड पे रिलीज कर सकें। ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए जो है डाली है कि ये बताया जा सके कि अब जो डेली और नाइटली बिल्ड्स हैं उनको हम जो है कैसे जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ना कॉन्सेप्ट आया CI/CD पाइपलाइन का। यहाँ पे ये होता है कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और फास्ट रिलीजेस के थ्रू जो है आप किसी भी चीज को टेस्ट कर सकते हैं। अब किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बल्कि मशीन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देंगी आपकी बिल्ड का। इसके अलावा जो है बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इस हद तक ऑटोमेशन की हुई है कि अगर कोई इश्यूज आते हैं तो उसकी जब वो बिल्ड बनाते हैं तो वो बिल्ड जो है ना सिर्फ टेस्ट हो जाती है बल्कि डिप्लॉय भी हो जाती हैं। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन लोगों के पास जो है बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसेस और CI/CD पाइपलाइन मौजूद हैं। आप देखिएगा कि जब आप ये एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं तो एकदम से कुछ चेंजेस जो है नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो वो जिसे हम कहते हैं कि सीमलेस डिप्लॉयमेंट होती है, और आप किसी को पता भी नहीं चलता, ना सर्वर रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है और आप जो है उसमें चेंजेस देखने लगते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर कि अगर आपकी कंपनी में या वो इदारे जहाँ पे अजाइल मेथोडोलॉजी यूज की जा रही है वहाँ पे तो CI/CD पाइपलाइन होती ही होती है, क्योंकि ये अजाइल मेथोडोलॉजी की बेस्ट प्रैक्टिसेस में से है। इसकी वजह से जो है लाइफ काफी आसान हो गई है। अच्छा, जितने भी बड़े प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स हैं जैसे जावा हो गई, C# हो गई, उसमें जो है CI/CD की इंटीग्रेशन बहुत अच्छी अवेलेबल है। तो इस वजह से जो है अब जितनी भी कंपनीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रही हैं। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो डेवऑप्स का। तो डेवऑप्स जो है उसके अंदर ज्यादातर इन ऑपरेशंस को ऑटोमेट किया जा रहा होता है। डेवऑप्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। और उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आमतौर पे ये होता था कि डेवलपमेंट टीम जब भी कोई बिल्ड बना के देती थी ऑपरेशनल टीम को, जो कि जो है डिप्लॉयमेंट कर रही होती थी, उनके पास कुछ इश्यूज आते थे। वो इश्यूज जैसे हो सकता है कि कोई DLL फाइल मिसिंग है या कोई लाइब्रेरी मिसिंग है। वो दूसरे दिन जो है डेवलपमेंट टीम को बता देते कि आपने जो बिल्ड बना के दी थी वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इन चीज़ों की वजह से एरर आ रहा है। फिर वो दोबारा रिलीज बनाते थे और फिर जो है वो डिप्लॉय होती थी। तो अब जो है दोनों टीम को मिला के एक ही कर दिया गया है अब। और ये सारी जो एक्सपर्टीज हैं वो एक बंदे के पास होती हैं जिसको हम डेवऑप्स इंजीनियर कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। रूल्स जो हैं, नए नए रूल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। खासतौर पे अजाइल के बाद जो है स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर और इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत को बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। हमें मतलब हम किन किन किस किस तरह की जो है ऑटोमेशन कर सकते हैं उसमें जो है फंक्शनल टेस्ट को भी हम जो है ऑटोमेट कर सकते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्ट को भी। इसकी मजीद जो है अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो यूनिट टेस्टिंग। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग जो है ये होती है कि आप जब सॉफ्टवेयर के लिए कोई कोड लिख रहे होते हैं या कोई यूनिट लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि यार इसको मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ। एक एग्जांपल है कि मैं जो है लॉगिन की फंक्शनैलिटी लिखने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इसमें क्या क्या टेस्ट मैं कर सकता हूँ। तो हम जो है एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसके थ्रू हम टेस्ट कर सकें अपने उस पीस ऑफ यूनिट को कि वो सही चल रहा है या नहीं। तो उस पहले हम मैं यूनिट टेस्ट लिखूंगा उसके, और उसके बाद जो है मैं अपना कोड लिखूंगा ताकि उस कोड को
उन यूनिट टेस्ट के थ्रू मैं टेस्ट कर सकूं। अच्छा, यूनिट टेस्ट आमतौर पे जो है डेवलपमेंट टीम का काम होता है कि वो जो है कोड के साथ साथ यूनिट टेस्ट भी लिखे। हमारे पास तकरीबन जो है 7-8 हज़ार यूनिट टेस्ट थे ग्लैडस्टोन के अंदर। एक डिवीजन है हमारा कंट्रोल सॉफ्टवेयर में, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है इम्प्लीमेंटेड थी। तो देखें, इस ऑटोमेशन के थ्रू जो है बहुत सारे इश्यूज वो लोग खुद ही पकड़ लेते थे, यानी डेवलपमेंट टीम पकड़ लेती थी। ज्यादातर इश्यूज जो हमारे पास आते थे वो यूआई लेवल पे आते थे, क्योंकि यूआई को जो है आप इस तरह ऑटोमेट नहीं कर सकते। उसके लिए जो है आपको फिर एक मैनुअल टेस्टिंग की जरूरत है, एक ह्यूमन आई की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं क्यूए की आंख। कि उस उससे जो है फिर हम जो है क्रिटिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं इश्यूज को। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के भी जो है आप ऑटोमेशन टेस्ट बना सकते हैं। स्मोक टेस्ट का मैं बताऊं आपको कि हमारे पास एक एप्लीकेशन थी जिसमें 55 के करीब जो है स्मोक टेस्ट थे, और जब भी बिल्ड आती थी वो सारे स्मोक टेस्ट चलाने होते थे। तो वो उसने जो है तकरीबन हमारा एक 2-3 घंटे निकल जाते थे रोजाना। तो उसको हम लोगों ने फिर ऑटोमेट किया। तो ये हुआ कि जैसे ही बिल्ड डिप्लॉय होती थी उस पर हम स्मोक टेस्ट जो है रन कर देते थे, और हमें आधे घंटे में रिजल्ट पता चल जाता था कि इस इन तमाम 50 to 55 टेस्ट का रिजल्ट क्या है। उसमें से कोई फेल होता था तो हम उसके अगेंस्ट में बग रिपोर्ट कर देते थे। एक सवाल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये है कि ऑटोमेशन किन सिनेरियोस की करनी चाहिए। तो ये ज्यादातर रिग्रेशन टेस्टिंग जो होती है हमारी, जिसमें अच्छा, रिग्रेशन टेस्टिंग में ये होता है कि आप को जो भी नई फंक्शनैलिटी आपकी डेवलप होती है उस नई फंक्शनैलिटी को आप रीटेस्ट करते हैं कि जो कि इस न्यू फंक्शनैलिटी की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से पुरानी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो डिस्टर्ब तो नहीं हो गई। तो आम तौर पे आप जो टारगेट करते हैं ऑटोमेट करने के लिए वो रिग्रेशन टेस्ट करते हैं। हाँ, अक्सर जगहों पे तो नाम ही जो है टेस्ट सुइट का रिग्रेशन टेस्ट सुइट होता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे जे मीटर है, और इस तरह के कई टूल्स हैं जिसके थ्रू आप जो परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग, दिस इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। अक्सर अभी जो है कुछ आपने सुना होगा, जैसे क्या कहते हैं, मीज़ान बैंक का जो डेटा है, डेटा ब्रीच के बारे में शायद आपने सुना हो। कुछ जो है इदारे हैं, और भी कुछ मशहूर इदारे हैं जिनकी डेटा ब्रीच की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इस वक्त सिक्योरिटी टेस्टिंग, खास तौर पे साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस इख्तियार करती जा रही है। उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। एक एंड यूज़र भी जो है इस वक्त वो महफूज नहीं है अगर उसके पास सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आमतौर पे जो है जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। तो उसको भी जो है हम ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि हर दफ़ा जो है हम अपने एप्लीकेशन के अंदर उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। अब जो है हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। असल में इसकी ज़रूरत क्यों है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है जो टेस्ट ऑटोमेशन की फील्ड में भी हैं, अगर हम उनसे ये कहते हैं कि यार आपका फ्रेमवर्क क्या है, आप कीवर्ड ड्रिवन यूज कर रहे हैं, डेटा ड्रिवन यूज कर रहे हैं, मॉड्यूलर अप्रोच है, तो उनको ये चीजें नहीं पता होती हैं। लेकिन किसी भी चीज को अच्छी तरह समझने के लिए या उस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि आपके पास उसकी नॉलेज हो। अब ये जो रिकॉर्ड एंड प्लेबैक है ये एक्चुअली जो है टूल्स की मदद से होता है। कुछ हमारे पास जो है लाइसेंस टूल्स हैं जिनमें आप सिनेरियोस को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उन रिकॉर्डेड सिनेरियोस को दोबारा प्ले कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लीनियर। ये लीनियर फ्रेमवर्क होता है। इसके अलावा की ड्रिवन में ये फायदा होता है आपके, आपने कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए होते हैं, जैसे क्लिक ऑन बटन, नेविगेट टू यूआरएल। अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे नेविगेट का कीवर्ड हो गया, इसी तरह जो है क्लिक ऑन बटन वाला कीवर्ड हो गया,
इसके अगर आप जो है यूं समझ लें कि फंक्शंस बना लेते हैं, तो वो उनको जो है आप दोबारा से जो है क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें अच्छा, इसका फायदा क्या है कीवर्ड ड्रिवन का, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि अब जैसे पहले मैं कोडिंग करता था ना, अब हमारे पास जो है कुछ एआई बेस्ड ऑटोमेशन के टूल्स आ गए, जिसमें उन कीवर्ड ड्रिवन, यानी उसमें पहले से ही वो कीवर्ड डिफाइन होते हैं, सिर्फ आपने उनको अपने स्क्रिप्ट के अंदर इंजेक्ट करना होता है। अगर आपके 10 स्टेप्स हैं और आपको उन कीवर्ड्स के बारे में पता है, तो आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और आपका स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है। वरना कन्वेंशनल तरीका ये होता है कि आप जो है कोड लिखते हैं जिसकी मदद से आप जो है स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करते हैं। अच्छा, डेटा ड्रिवन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा के साथ टेस्टिंग करनी है, तो आमतौर पे आप जो है, अगर आपकी नोट पैड की फाइल पहले यूज़ होती थी, आजकल जो है जेसन की फाइल यूज़ होती है, जिसके अंदर बहुत सारा टेस्ट डेटा आपने लिखा हुआ होता है और आपको वो आप वो यूटिलाइज कर लेते हैं। एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर आप जो है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन लिखते हैं और फिर उसको जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो अप्रोच यूज़ हो रही है वो डेटाबेस के अंदर जो है आप कुछ डेटा लिख देते हैं। बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें आपको बहुत सारा टेस्ट डेटा चाहिए होता है जो आपको इंसर्ट कराना होता है रन टाइम पे एप्लीकेशन के अंदर। तो ये जो है डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन होती है, जिसमें आप जो है किसी रिसोर्स के थ्रू जो है डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो है ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है टेस्ट ऑटोमेशन की। इसमें आमतौर पे इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी बनाते हैं। आप जितने भी वेब पेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके स्टोर कर देते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी कहते हैं। और फिर उन ऑब्जेक्ट रिपोजिटरीज में से जो है हम कॉल करके जो है अपने स्क्रिप्ट में उनको यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें रीयूज बहुत ज़्यादा होता है, कोड डुप्लीकेशन कम हो जाती है। और फिर ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे आप इनहेरिट कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉड्यूलर अप्रोच जो है आमतौर पे जो बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो इन्वेंटरी का मॉड्यूल है उसके लिए मेरे अलग से टेस्ट स्क्रिप्ट्स हों, क्योंकि उसकी टीम अलग है, उसका मॉड्यूल अलग है, तो सिर्फ इन्वेंटरी मॉड्यूल के स्क्रिप्ट्स रन हो। तो कोशिश ये होती है कि हम जो है मॉड्यूल वाइज जो है अपने स्क्रिप्ट्स डेवलप करें, ताकि उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के स्क्रिप्ट चला के हम उसका रिजल्ट आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इनपुट है, तो प्लीज गो अहेड, वरना फिर अब नेक्स्ट जो हम मेरी स्लाइड शुरू होगी उसमें थोड़ा सा एडवांस टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूँ। अभी तक किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो या कोई इनपुट, वो आप टाइप भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से जो है देख लूंगा। चलें, तो फिर अब हम आगे चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ये पता हो कि मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आपसे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं अगर आप टेस्ट ऑटोमेशन की तरफ आ रहे हैं। तो आमतौर पे जो कमर्शियल टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें नंबर वन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन है वो टेस्ट कंप्लीट की है, जो कि स्मार्ट बियर वालों का टूल है। ठीक है। अच्छा, टेस्ट कंप्लीट ने क्या किया कि जब इसको टफ टाइम दिया सिलीनियम ने, तो इन्होंने भी क्या किया कि उसी पैटर्न पे अपनी एक लाइब्रेरी बना ली। स्मार्ट बियर वालों ने टेस्ट कंप्लीट की जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं उनको लाइब्रेरी में बिल्ट इन कर दिया और उसका नाम रखा उन्होंने टेस्ट लेफ्ट। तो आप जो है विजुअल स्टूडियो के अंदर इसकी लाइब्रेरी को ऐड करके टेस्ट कंप्लीट की जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो है पहले टेस्ट कंप्लीट पे ग्लाइडस्टोन में काम किया और फिर टेस्ट लैब पे जो है कॉन्टूर का ही एक और डिवीजन है, उस वहाँ मैंने ये यूज किया था। अच्छा, कैटलान स्टूडियो जो है सर अहमद कैसर की भी इसमें बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है। और मैंने भी जो है इसको डिस्कवर किया था
एक कंपनी के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत तेज जो है, उनको चाहिए था कि मतलब उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने जो है मुझे हमें एक महीने में ये मॉड्यूल जो है ऑटोमेट करके देना है। तो मैं अगर कोडिंग की तरफ जाता तो उसमें टाइम लगता। कैटलान स्टूडियो जो है वो काफ़ी सारी हमें आसानियां फराहम करता है। इसका जो है कम्युनिटी एडिशन भी अवेलेबल है। इट्स अ वेरी गुड टूल। रेनोरेक्स भी जो है इसका काफ़ी नाम है। वेब लोड जो है आम आजकल जो लोड टेस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो वेब लोड है। अगर हम ओपन सोर्स टूल्स की तरफ आ जाएं तो सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन है मार्केट में वो सेलिनियम की है। आहिस्ता आहिस्ता साइप्रेस और प्ले राइट इज गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटीज नाउ और इट इज़ बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और ये जो है जावा स्क्रिप्ट के एक फ्रेमवर्क पे बना हुआ है। तो जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू आप जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से ऑटोमेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके, और आने वाले वक्त में जो है कहा यह जा रहा है कि ये जो है इसका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर होगा। एपीएम जो है हम आमतौर पे मोबाइल की जो मोबाइल एप्लीकेशंस जो होती हैं उसके मैनुअल टेस्ट को ऑटोमेट करने के लिए यूज करते हैं। पोस्टमैन आमतौर पे हम जो है एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। जे मीटर जो है आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ वेरी गुड टूल। और आजकल AWS के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज ये हो गई है कि आप जे मीटर के टेस्ट प्लान को, असल में इसमें जो आप स्क्रिप्ट बनाते हैं उसके मॉड्यूल को जो है टेस्ट प्लान कहते हैं। तो उसके टेस्ट प्लान को आप AWS के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप उसमें ये बता दें कि ये 5 मशीनें होंगी, हर मशीन पर 500 यूजर्स होंगे, तो तकरीबन 2500 यूजर्स का साइमल्टेनियस लोड जो है आप जनरेट करवा सकते हैं जे मीटर के थ्रू। रेस्ट अश्योर्ड इज अ वेरी गुड लाइब्रेरी फॉर ऑटोमेट एपीआईज। रेस्ट अश्योर्ड भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। बर्ब स्वीट जो है ये सिक्योरिटी टेस्टिंग का टूल है। इसके बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और इसके थ्रू जो है आप वल्नरेबिलिटीज को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी नॉलेज में कोई और टूल है जिस पे आपने काम किया हो या आप उस टूल के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज बताएं मुझे, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो अच्छा, अब क्योंकि जो है हमारा ये कोर्स जो है या यूं समझना, ये जो सॉरी सेशन है, इसमें अभी हमारी कोशिश ये होगी कि किसी एक टूल को हम ऑप्ट करें और फिर उसके ऊपर जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे इंशाल्लाह। मेरी जो है मतलब सर अहमद कैसर की यही कोशिश है कि आप लोगों का ये सेशन जो है आपके लिए आगे कारगर साबित हो। यानी अगर आप इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए आपका तो बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू अभी यानी इस सेशन में हमारी कोशिश होगी कि हम एक ओवरव्यू कर लें इसका अभी, क्योंकि हैंड्स ऑन के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग जो ना एक फिजिकल सेशन रखें जिसमें सब आपके पास अपनी अपनी मशीन्स हों, उस पर हम सेटअप करें और फिर टेस्ट रन करके देख सकें। तो अपनी लर्निंग के लिए, क्योंकि जिसे कहता है ना कि बेसिक्स आपने जितनी बेसिक टूल पे सीखी हुई होती है उतना ही ज्यादा जो है आपके लिए ज्यादा कारगर होता है। जैसे सिलीनियम है, आप सिलीनियम यूं समझ लें कि बहुत ही बेसिक टूल है। इट हैज नाउ 20 years इन अक्टूबर। जो लास्ट अक्टूबर गया है 20 years हो गए हैं सिलीनियम को मार्केट के अंदर। और एक इनकी जो है बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुई है, इसकी बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है। और मजे की बात यह है कि आप भी जो है इसके अंदर अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो इनका एक गिट के ऊपर रिपोजिटरी अवेलेबल है। आप जाके देख सकते हैं कि अभी जो करंट रिलीज है सिलेनियम वेब ड्राइवर की, इसके अंदर क्या क्या इन्हांसमेंट हुई हैं
उसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं, हर कोई जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर। सिलेनियम वेब ड्राइवर को आप यूज़ कर सकते हैं जावा, पाइथन, सी शार्प, रूबी, जावा स्क्रिप्ट, कॉटलिन के लिए। हम लोग इंशाल्लाह ताला जो है ऑप्ट कर रहे हैं जावा को, क्योंकि जावा के साथ सिलेनियम का जो कॉम्बिनेशन है उसकी जॉब्स भी बहुत हैं मार्केट में, और पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। मैविन और ग्रेडिल ये जो है बिल्ड टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं जावा के साथ। मैं इस वक्त जो यानी जो मेरा जो करंट फ्रेमवर्क है उसमें हम ग्रेडल यूज कर रहे हैं। तो ये जो है हमारी लाइफ काफी आसान कर देता है। इनके बारे में भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं आगे सेशन में जो है ये चीजें कवर कर सकूं। सिलीनियम आईडी जो है ये रिकॉर्ड एंड प्लेबैक के लिए है। इसके ऊपर काम करना जो है सिलीनियम ने छोड़ दिया था। अभी जो है एक कंपनी के साथ इन्होंने जो है मुआहदा किया है, और पहले जो है ये सिर्फ क्रोम के सॉरी फायरफॉक्स के लिए अवेलेबल थी, अब ये क्रोम के लिए भी अवेलेबल है। एंड मतलब बहुत ही अच्छी जो है इसकी फंक्शनैलिटीज हैं। बेसिक लेवल पे आप जो है रिकॉर्ड एंड प्लेबैक के लिए यूज कर सकते हैं। सिलेनियम ग्रिड की ज़रूरत जो है क्यों पेश आई, उसकी वजह ये थी कि अगर आप 1000 टेस्ट को रन करते हैं एक सिंगल मशीन पे, तो वो 1 बाय 1 रन होगा, और फर्ज करें कि उसको 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर आप उसको 5 मशीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो क्या होगा कि वो 5 घंटे जो है वो कम होके 1 घंटा बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में टेस्ट जब आप रन करते हैं तो आपका टाइम जो है कम हो जाता है। सो आई वुड लाइक टू conclude माय फर्स्ट सेशन रिगार्डिंग ऑटोमेशन बेसिक्स। इंशाल्लाह ताला जो है हम अब आगे जो है सिलीनियम के बारे में जो है थोड़ा सा और जानेंगे कि सिलीनियम जो है इसकी क्या वो जैसे इसकी वेबसाइट कौन सी है, और अ, इसकी जो वेबसाइट है वो है selenium.dev। यहाँ पे जो है आपको सारी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो है सिलीनियम आईडी क्या होती है, सिलीनियम वेब ड्राइवर, सिलीनियम ग्रिड। फिर आप देखें इनके जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, इस वक्त जो करंट रिलीज है वो November 27 4.27, ठीक है, ये अवेलेबल है। यहाँ मैं बात कर रहा था कि इन्होंने जो है 20 years ऑफ सिलीनियम जर्नी जो है इसको सेलिब्रेट किया था। इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है इन्होंने, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज अबाउट सिलीनियम। फिर किस तरह की जो है मतलब हिस्ट्री भी बड़ी इसकी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। और डाउनलोड्स में अगर आप जाएं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस की बाइंडिंग के साथ जो है ये अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलियम ग्रिड के बारे में है। और अब जो है हम आगे चलते हैं कि सिलीनियम पे अगर हमें काम करना है तो सिलीनियम पे काम करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो है मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसमें हमें सिलीनियम का एनवायरनमेंट सेटअप करने की ज़रूरत है। लास्ट प्रेजेंटेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी जस्ट आफ्टर दिस सेशन। इज इट ओके इफ आई प्रोसीड विद एनवायरनमेंट सेटअप? कोई किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ हो तो यू कैन आस्क। ओके, लेट्स प्रोसीड विद सेटअप ऑफ जावा एंड इंटेलिजे आइडिया। अच्छा, ये जो है अगर आप जावा सिलीनियम को जावा के साथ यूज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो सबसे मतलब मेरा फेवरेट टूल है वो इंटेलिजे आइडिया है। कुछ लोग जो है नेट बीन्स यूज करते हैं, कुछ लोग जो है इक्लिप्स यूज करते हैं। इसके अलावा और भी जो है आईडीज हैं, लेकिन इंटेलिजे आइडिया इज वन ऑफ माय फेवरेट आईडी फॉर सिलीनियम विद जावा। अच्छा, सबसे पहले आपने जावा इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अच्छा, जावा की इंस्टॉलेशन
का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप इस साइट पे चले जाएं oracle.com के ऊपर, और इसमें जो है अगर आप जावा के सेक्शन में जाएं तो यहाँ से आप जेडीके का वर्जन फॉर विंडोज इन्वायरमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉलर। ठीक है, आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे तो एक तो जो है वो आपसे पूछेगा कि क्या इसका क्लास पाथ में मतलब इसको ऐड करना है, वहाँ आप जो है बता देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और यहाँ पे कमांड लिखनी है जावा माइनस माइनस वर्जन। तो कुछ इस तरह का जो है मैसेज आ जाएगा आपके पास, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपके पास जावा का एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है कि इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड करना है। अच्छा, इंटेलिजे आइडिया की दो वर्जन है, एक जो है इनका ऑफिशियल वर्जन है या यूं समझ लें पेड वर्जन है, और दूसरा कम्युनिटी एडिशन है। आमतौर पे जो लोग गलती करते हैं कि इसका जो है जो पेड वर्जन है वो डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद वो फिर उसको यूज नहीं कर पाते। हालांकि उसका इसकी भी एक आसान टेक्निक है, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 30 डे फ्री ट्रायल है, लेकिन इसके लिए भी आपको एक की जनरेट करवानी पड़ती है जो आपकी आपकी 30 डेज के लिए वैलिड होती है। और एक जो है यहाँ पे इन्होंने ब्लैक के अंदर जो है कम्युनिटी एडिशन दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो इनफ फॉर लर्निंग। बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें और जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इसमें जो है कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस को आपने सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, इसकी भी जो है एक जैसे ट्यूटोरियल वीडियो जो है या प्लेलिस्ट समझ लें टेस्ट ऑटोमेशन की, मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस जो है आपने सेलेक्ट करने हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो ये हाउ टू सेटअप सिलीनियम विद इंटेलिजे आइडिया सेटअप एनवायरनमेंट फॉर सिलीनियम। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है क्या 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 ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करने हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इंटेलिजे आइडिया, वो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, मैं बस आपको एक ब्रीफ कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है मेरा ख्याल है क्योंकि ये जब वीडियो मैंने बनाई थी तो उस वक्त जो जावा का वर्जन था वो पुराना था, इसमें जो है आपको मैनुअली जो है वेरिएबल्स जो है डिफाइन करने होते हैं, क्लास पाथ में जो है इसका पाथ देना होता है। ठीक है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, ये खुद ही जो है इनकी एंट्रीज कर देता है। अच्छा, अब जो है इसमें ये देखें इसकी जो है इंस्टॉलेशन, पहले मैंने ये डाउनलोड किया है यहाँ से और उसके बाद जो है यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू की है। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी स्क्रीन जो है मैक्सिमाइज की है ताकि आप ये देख सकें। स्पेस का काफ़ी इशू होता है, इसकी जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो 2.7 जीबी की है। ठीक है, और मेरे पास जो स्पेस अवेलेबल है वो 12.8 जीबी है। तो अब इतना बड़ा जो है पाथ रखने के बजाय मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया ताकि ये डी ड्राइव में जो है इंटेलिजे आइडिया के फोल्डर में मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से मैंने डी ड्राइव में जो मैंने नया फोल्डर बनाया है उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सी ड्राइव में हमेशा इंस्टॉलेशन करें, आप एक फोल्डर बना के उसके अंदर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपने फर्ज करें कि ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, इसके बाद जो है इसका बिन फोल्डर जो है आपने जो है पाथ के अंदर यूज कर लिया। अच्छा, अब क्योंकि ये मैं अपनी लर्निंग के लिए जो है ना हर ऑप्शन ही सेलेक्ट करता हूँ, आप अगर डॉट जावा भी कर लेंगे तो बहुत है, लेकिन क्योंकि मेरा जो पुराना फ्रेमवर्क था वो गुरुवी पे बना हुआ था, तो मेरे लिए इसी टूल पे जो है उन गुरुवी के स्क्रिप्ट्स को स्टडी करना होता था, तो उसके लिए मैंने गुरुवी की सपोर्ट भी जो है सेलेक्ट की थी। लेकिन अगर आप यहाँ से खाली जावा ही कर लें तो भी बहुत है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के साथ जब आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है,
ये जो है जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपसे ये कम्युनिटी एडिशन के एक यूजर एग्रीमेंट का कहेगा। ठीक है, उस पे आपने जो है क्लिक कर देना है और कंटिन्यू करना है ताकि आप जो है इसको यूज कर सकें। ठीक है, ये देखें मैंने चेक बॉक्स ऑन किया, सेंड एनोनिमस, मतलब इट्स ऑल अप टू यू कि आपने जो है वो जो फीडबैक है वो सेंड करना है या नहीं करना। ये इंटेलिजे आइडिया की जो है स्प्लैश स्क्रीन आ गई है। ठीक है, और फिर इसको लोड करने के बाद ये आपसे प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कहेगा। ठीक है, तो ये जो है सेटअप हो गया हमारे पास इस तरह का। और इसमें अगर आप जो है मतलब चलें इसको, अब हम चलते हैं अपनी जो है अ, एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ कि ये अगर आप इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं और आप अगर जावा के साथ जा रहे हैं तो जावा क्यों हम यूज कर रहे हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जावा जो है क्यों जो है वो यूज की जा रही है, जावा कब बनी थी, जावा का नाम जावा क्यों है, और क्यों जो है इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एक तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए जो है ज़्यादातर लोग इसको प्रीफर करते हैं। फिर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसकी जॉब मार्केट बहुत बड़ी है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके अलावा आप देखें अगर सिलीनियम के साथ देखें तो जावा की जो पेनिट्रेशन है वो 67% है, लार्ज मार्केट है। पाइथन जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना शेयर इंक्रीज कर रही है, 31% हो गया। रूबी है, डॉट नेट। अच्छा, मैंने यानी कॉन्टूर के अंदर जो ज्यादातर डिवीजन देखे हैं जो काम कर रहे हैं सिलीनियम के ऊपर वो डॉट नेट के साथ कर रहे हैं, और उसमें हमारा जो पॉम्स डिवीजन है वो तो बहुत ज्यादा काबिल जिक्र है इसके अंदर। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो है यूएसए में एक सर्वे हुआ था जिसके तहत ऑटोमेशन टूल्स में अगर आप देखें तो इस वक्त सिलीनियम जो है उसकी जॉब्स जो है तकरीबन वो 30,000 के करीब है। ठीक है, जे यूनिट की जो है फिर थोड़ी सी कम है, यानी 30-20, लेस देन 20,000 जॉब्स, ऑलमोस्ट 15,000 कह लें आप इसको कि जो ना जे यूनिट की थी। अच्छा, जे यूनिट जो है वो भी जो है एक यूनिट टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है, इसको आप जो है सिलीनियम के साथ यूज कर सकते हैं। बाकी फिर पोस्टमैन जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसकी भी एक्सपर्टीज अगर आपके पास हो तो जॉब मार्केट में आप मतलब वो के एक अच्छा वो है। अपाची जे मीटर क्योंकि वो लोड टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो आप देखें बाकी प्ले राइट्स, पाइटेस्ट, साइप्रेस, लोड रनर, ये सब जो है बहुत पीछे हैं सिलीनियम के मुकाबले में। सिलीनियम इस वाजे तौर पे जो है वो इस वक्त मार्केट में लीड कर रहा है। अच्छा, अब जो है हम एक काम करते हैं कि एक जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं जावा का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अ, जैसे ही आप वो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो है एक प्रोग्राम बना देगा, और उसका नाम जो है वो मेन रखता है। सही है, तो इसकी हम एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि कैसे जो है ये काम करता है। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास जो है इंटेलिजे आइडिया का लाइसेंस है तो मैंने जो है इसका अल्टीमेट एडिशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आप इसको लोड करेंगे तो यहाँ से आप अगर फाइल मेन्यू में जाएंगे तो न्यू का ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। इसके अंदर लैंग्वेज देख लें, यहाँ पे जावा आ रही है तो इसको हम कर लेते हैं आई यू फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट। अच्छा, गिट की रिपॉजिटरी भी ये क्रिएट कर देगा अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा। इसके अलावा लैंग्वेज जो है मैंने जावा सेलेक्ट कर लिया, इसके साथ मेरे पास ऑप्शंस हैं कॉटलिन, ग्रोवी और जावा स्क्रिप्ट, बट आई एम गोइंग विद जावा। बिल्ड सिस्टम इंटेलिजे आइडिया, अभी मैविन सेलेक्ट नहीं कर रहा। मैविन उस वक्त सेलेक्ट करूंगा जब मैं सिलीनियम का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, जेडी के इसने जो है ऑटोमेटिकली पिक कर लिए। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद
जावा 17, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पे 17 वर्जन नजर आ रहा है, फिर 1.8 पे गया और अब मैं 23 यूज कर रहा हूँ, तो इसने जो है अभी लेटेस्ट वर्जन उठा लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, ऐड सैंपल कोड। जब मैं इस चेक बॉक्स के साथ प्रोजेक्ट को क्रिएट करूंगा तो क्या होगा कि ये एक सैंपल कोड जो है क्रिएट बना देगा मेरे लिए, ठीक है। और इसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। तो इट इज वेरी सिंपल, आप देखें कि आपका पहला जावा का प्रोग्राम बन गया है, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे आप जो है इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस प्रोग्राम में असल में हो क्या रहा है। कि आप जो है हमेशा जब भी जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो इसको आप स्टार्ट करते हैं अपर केस के साथ, यानी क्लास का नाम जो है आप अपर केस में देते हैं। और हमारी जो एग्जांपल उसमें मेन है, तो मेन का जो एम है वो कैपिटल है। और उसके बाद होगा क्या कि इसमें एक मेन का मेथड है जिसमें आपने जो है प्रिंट लाइन का फंक्शन यूज किया है, सही है। और ये जो प्रिंट लाइन है वो दरअसल अवेलेबल है यहाँ पे हमारी सिस्टम की क्लास के अंदर, ठीक है। तो हमने जो है प्रिंट एलन जो है जो मेथड यूज किया है वो सिस्टम क्लास का यूज किया है, ओके। और होता क्या है कि जब भी आप जब फाइल बनाते हैं तो उस वक्त जो उसका एक्सटेंशन होता है वो जावा होता है, ठीक है। और जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो वो क्लास के अंदर कन्वर्ट होता है और वो उसका जो है एक बाइट कोड जनरेट करता है। और वो बाइट कोड जो है जेवीएम पे, यानी वो चाहे कोई भी इन्वायरमेंट हो, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, एक मिनट, तो मैक हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, किसी भी इन्वायरमेंट पे वो रन हो सकता है, ठीक है। तो आमतौर पे हम इसमें फायदा ये होता है कि आप जो है सोर्स कोड जो है वो मतलब ये कि रिलीज का पार्ट नहीं बनाते बल्कि क्लास फाइल होती हैं। और ये क्लास फाइल जो है इनको पढ़ना जो है मुश्किल होता है, इसलिए जो है जावा जो है उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए जो है लोग प्रेफर करते हैं जावा को यूज़ करने के लिए। तो ये जो है हमारा जो है इन्वायरमेंट सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से था। यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई विल प्रोसीड विद माय नेक्स्ट स्लाइड। इज दिस ओके इफ आई विल कंटिन्यू? ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब हम जो है हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेलेनियम वेब ड्राइवर। अच्छा, इसको वेब ड्राइवर इसलिए कहते हैं कि ये हम जो है इसके थ्रू जो है किसी भी ब्राउजर को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। और सेलेनियम वेब ड्राइवर जो है वो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, सही है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ एपीआईज व्हिच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग वेब एप्लीकेशंस। इसके अलावा जो है जो मेन ब्राउजर्स ये सपोर्ट करती है वो है फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी और एज। तो क्या है कि आप एक ही टेस्ट को जो है मल्टीपल ब्राउजर पे रन कर सकते हैं। दिस इज ब्यूटी ऑफ द सेलेनियम वेब ड्राइवर कि आप जिस वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ब्राउजर को आप जो है फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। सेलेनियम वेब ड्राइवर के जो वर्जन्स हैं वो बहुत तेजी से आ रहे हैं। अब तक जो है टोटल 242 वर्जन्स जो है मार्केट में आ चुके हैं। 13 साल से जो है इसकी डेवलपमेंट चल रही है। सिलीनियम 0.01 से लेके जो है आप देखें 4.27.0 तक के वर्जन्स आ चुके हैं। ये गिटहब का जो है इसका यूआरएल है। आप अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि इस वक्त जो है, यानी आप भी जो है इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या इन्हांसमेंट हुई हुई है। आमतौर पे जब भी कोई नई रिलीज आती है तो उसके रिलीज नोट्स लिखे हुए होते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें फिक्स हुई हैं, क्या क्या नई इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनके जो गिटहब का पेज है वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
बाकी इससे जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, इन तमाम लैंग्वेजेस के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्योंकि जावा यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो है जावा का कोड देखेंगे कि अगर हमें क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करना है, तो वेब ड्राइवर जो है इसका एक इंटरफेस है, और हम इस इंटरफेस की मदद से जो है क्रोम ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर क्रोम ड्राइवर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन के लिए। इसकी भी एक इंशाल्लाह ताला जो है हम डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। और फिर अगर हमें फायरफॉक्स यूज़ करना है, तो हम फायरफॉक्स का जो है एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे उस ब्राउज़र का, और फिर उसकी मदद से हम इसे यूज़ करेंगे। और नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज एज के लिए भी जो है हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, विंडोज एनवायरनमेंट में जो है, क्योंकि सफारी अवेलेबल नहीं होता, वो मैक के साथ होता है, तो अभी हम उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ नहीं देख सकते। लेकिन आप अगर चाहें तो मैक के ऊपर जो है इसी तरह का कोड लिख के, वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू सफारी, उसमें जो है ड्राइवर लिखते हैं, तो आप सफारी ब्राउजर का भी जो है एक ऑब्जेक्ट बना के उसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड विद अवर डिमॉन्स्ट्रेशन। इसमें जो है एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि इसको जो है मैं आपको दिखा दूं कि कैसे जो है ये वर्कआउट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये हर ब्राउज़र के लिए जो है यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं कि ओपन क्यूए, सिलेनियम, वेब ड्राइवर। तो क्या हो रहा है कि इस लाइब्रेरी के अंदर जो ओपन क्यूए जो है ये एक पैकेज है, इसके अंदर सिलेनियम का एक पैकेज है, और इसके अंदर वेब ड्राइवर की क्लास है, इसी तरह क्रोम ड्राइवर की क्लास है। तो इनको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो क्या इस इंपोर्ट से क्या फ़ायदा हुआ कि मैं जब कोड लिखूंगा, तो इट विल अंडरस्टैंड कि यार इस क्लास से जो है आपने क्या चीज़ पिक करनी है। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ, पब्लिक क्लास वेरीफाई पेज टाइटल। मैं पेज टाइटल को वेरीफाई करने चाह रहा हूँ, और किस एप्लीकेशन का करना चाह रहा हूँ, उसका जो है नाम है google.com। ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियलाइज कर रहे हैं ब्राउजर को। ठीक है। और इस ये जो इंटरफेस है हमारे पास, वेब ड्राइवर, आप देखें जैसे ही माउस ओवर किया है तो उस पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कि पब्लिक इंटरफेस वेब ड्राइवर, और ये जो है क्रोम ड्राइवर को जो है मैं इसका जो है मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ड्राइवर। फिर इसको जो है इस ब्राउजर को मैं यहाँ पे इस स्टेप में मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना कमेंट्स होते हैं, ये लिखने का फायदा ये होता है कि अगर कोई और बंदा आपके कोड को पढ़े तो वो इसको अंडरस्टैंड कर सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है ब्राउज़र का वर्जन और उसके नाम के बारे में पता चल जाए कि मैं किस ब्राउज़र के अगेंस्ट में चला रहा हूँ, ताकि एंड यूज़र को पता चले एग्जीक्यूशन के बाद, अगर मुझे कोई रिपोर्ट बनानी है, कि मैंने किस ब्राउज़र के अगेंस्ट में से रन किया है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइवर। अब हुआ ये कि मैंने जब ये ऑब्जेक्ट बना लिया है क्रोम ड्राइवर का, तो ड्राइवर के जो है कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, जिनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मैंने ये ड्राइवर लिखा, तो अब आप ये देखें इसके जो मेथड्स हैं, गेट टाइटल हो गया, मैनेज हो गया, क्विट हो गया, इसके अलावा क्लोज हो गया, ये सारे जो इसके मेथड्स अवेलेबल हैं। तो इस मैंने जो है पहले यानी जो जहाँ से मैं स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली क्या कह रहा हूँ इस स्टेप में कि ओपन ब्राउजर, और ब्राउजर के बाद नेविगेट करो google.com के ऊपर। तो ये लाइन क्या करेगी कि ब्राउजर लॉन्च करेगी और google.com पे नेविगेट कर जाएगी। अब इस नेविगेशन के बाद मैं पेज टाइटल उठा रहा हूँ ब्राउजर के अंदर इस वेबसाइट का, तो वो एक्चुअली जो टाइटल है उसका नाम है गूगल। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशन लगाई कि अगर पेज टाइटल में गूगल मौजूद है, तो इसका मतलब टेस्ट मेरा पास है, अदरवाइज टेस्ट क्या है, फेल हो जाएगा। फिर पेज टाइटल मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कि पेज का टाइटल हमने क्या गेट किया और उसके ब्राउजर का क्या नाम है। ठीक है। तो क्विकली जो है मैं इसको रन करता हूँ ताकि हम इसका
टेस्ट रिजल्ट देख सकें। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है मेरा स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूट। ओके, इसने ब्राउजर लॉन्च कर दिया, ये जो है नेविगेट करके चला गया वहां पे, और अगर आप देखें तो मेरा टेस्ट पास हो गया, क्योंकि जो मैंने टाइटल गेट किया था ब्राउजर का, उस वो क्या था, गूगल ही था। ठीक है, और ये टेस्ट पास हो गया है, उसमें गूगल लिखा हुआ है और ब्राउजर जो है मेरा क्रोम है। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम लोग कि इस टेस्ट को हम करते हैं फेल। तो गूगल की जगह मैं गूगल लिख देता हूँ और अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये ब्राउजर लॉन्च हुआ और टेस्ट इज फेल, पेज टाइटल इज गूगल। ठीक है, और ब्राउजर क्रोम है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि एक और ब्राउजर पे इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, ये क्रोम ड्राइवर का जो है मैंने क्या किया है कि कमेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जाके मुझे क्रोम ड्राइवर का मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे मैंने फायरफॉक्स का। चले, अब इस टेस्ट को रन करते हैं। ये देखें, फायरफॉक्स ब्राउजर जो है ओपन हो गया और ये google.com पे चला गया। यहाँ से उसने टाइटल उठाया। अब हम टेस्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट देख लेते हैं। तो टेस्ट इज पास, पेज टाइटल इज गूगल और ब्राउजर इज फायरफॉक्स। अच्छा, अच्छा, ये वाला जो पीस ऑफ कोड है, इसको हम जो है ना कुछ कंडीशंस के साथ लिखते हैं, कि मैं जो है अपने टेस्ट को किस ब्राउजर के अगेंस्ट में रन करना चाह रहा हूँ। तो उस कंडीशन की मदद से जो है मैं रन टाइम पे डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन से ब्राउजर पे से रन करना है। ठीक है, तो ये जो एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी हमारी सिलीनियम वेब ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ में हो, तो यू कैन आस्क, वरना हम फिर अपनी नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। ओके, आई विश के आप लोग जो है ना इसको ट्राई करें खुद से, और फिर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, ये आपके पास अभी कोई वो आया तो नहीं है इंटीमेशन के मीटिंग खत्म होने वाली है या? ठीक है, वो ठीक है, तो वो हम बैकअप पे रखते हैं, और अगर वो खत्म होता है तो फिर हम जूम पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके सर। आ, अब हम थोड़े से और एडवांस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं कि इस वक्त अभी अभी तक जो है हमने सिर्फ ब्राउजर की टाइटल को जो है आइडेंटिफाई किया और उसको देख लिया। ओके, इसकी भी जो है मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आई गेस इट्स ऑलरेडी ओपन। अच्छा, लोकेटर्स क्या होते हैं सेलेनियम के अंदर? लोकेटर्स एक्चुअली लोकेट करते हैं आपके पास किसी भी वेब पेज के एलिमेंट को। ठीक है, uh, उसको हम वेब एलिमेंट कहते हैं। उसको लोकेट करने के लिए हम जो है लोकेटर्स यूज करते हैं, और इसकी मदद से जो है हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें वैलिडेट कर सकते हैं। अब लोकेटर्स जो हैं किसी वेब पेज के अंदर किसी भी एलिमेंट को लोकेट करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब हम इसको लोकेट कर लेते हैं तो हम इनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये जो हम लोकेट करते हैं किसी भी वेब पेज के ऊपर। अच्छा, इसकी मैं एक काम करता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल आपको जो है दिखाता हूँ कि अगर फर्ज करें कि ये एक पेज है और मैं इसके अंदर जो है ये देखना चाह रहा हूँ कि यार ये इंटेलिजे आइडिया जो है कहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये यहाँ पे लोकेट हो गया है। ठीक है, कि आप देखें ये इसने इसको हाईलाइट कर दिया। अगर मैं इसके कॉपी में जाऊं
तो कॉपी एलिमेंट, कॉपी सेलेक्टर, कॉपी जेसन पाथ, कॉपी एक्स पाथ, ये जो चीजें हैं ये दरअसल हमारे पास क्या है, आ, ये लोकेट कर रही हैं इसको। ठीक है। तो अभी जो हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही है यहाँ पे, वो यही है कि आप आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, आप नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्स पाथ के थ्रू भी कर सकते हैं। सही है। और उसको लोकेट करने के लिए आप जो टूल यूज करते हैं वो एक्चुअली होता है आपके ब्राउजर का डिवेलपर टूल। अच्छा, ये जो है असल में डेव टूल है, और आप जब F12 प्रेस करते हैं ब्राउजर के अंदर तो ये डिवेलपर टूल खुल जाता है, और यहाँ पे एलिमेंट के टैब के अंदर एक एरो होता है ये, जिसके थ्रू आप किसी भी वेब एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, लोकेट करवा सकते हैं। जैसे मैं अगर इस प्राइस के बटन पे क्लिक करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे जो है इसको लोकेट करवाना पड़ेगा इस पेज के ऊपर कि ये कहाँ है। अच्छा, इसके लिए जो है कुछ मेरे मेरे पास जो है कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे ये सेलेक्टर हब है। ठीक है। कॉपी बाय आईडी, कॉपी बाय नेम, कॉपी रिलेटिव एक्स पाथ। रिलेटिव एक्स पाथ भी बड़ी एक कोई जबरदस्त चीज है। एब्सोल्यूट पाथ, ये दरअसल जो है रिलेटिव एक्स पाथ जो है हम यूज करते हैं डायनेमिक कंटेंट्स के लिए, कि अगर किसी पेज पे डायनेमिक डेटा रेंडर हो रहा है तो उसको जो है हम रिलेटिव एक्स पाथ के थ्रू जो है हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आप जो है इस तरह की जो टूल्स हैं, जैसे सेलेक्टर हब का ये टूल जो है एक्सटेंशन है बल्कि ये, इसको भी जो है आप क्रोम के लिए इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। ओके। अब करना क्या है कि हम जैसे अभी डेवलपर टूल की बात हो रही थी, तो फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम का जो डेवलपर टूल है वो आप यूज कर सकते हैं। नाउअडेज आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। ठीक है। और इसको मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। देखें, ये google.com मैंने जो है प्ले की है। सही है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं अगर किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करता हूँ तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या नेटवर्क कॉल्स जा रही हैं। ठीक है। वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो फर्ज करें कि मैं कोई वेबसाइट है www.timdb। सही है। ये मैंने जो है एक साइट पे जाना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और ये मैंने नेटवर्क का टैब सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अच्छा जी, ये इसने एक नया पेज खोल दिया। ओके। एक काम करते हैं हम लोग, इंस्पेक्ट, इसके अंदर नेटवर्क टैब खोल लेते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, आप यहाँ पे जो है ना, इसमें जितनी भी नेटवर्क कॉल्स आ रही हैं उसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट टूल कि आप जो है किसी भी एप्लीकेशन में जो भी नेटवर्क कॉल्स आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये एक जो है, आप देखें इस वक्त एक एपीआई कॉल गई है। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे इसका 200 ओके का स्टेटस है। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ कि हम जो है ये जो है एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे जो है हम क्या करेंगे, नेविगेट करके जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसका जो पेज टाइटल है उसको वेरीफाई करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके हम जो है साइन इन करेंगे एप्लीकेशन में। मैं आपको इसके जो है मैनुअल स्टेप्स दिखा देता हूँ कि एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं। ये जो है एक डेमो साइट है, मरकरी टूवर्ड्स के नाम से। ठीक है। इस पेज के ऊपर जब मैं नेविगेट करके आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर नेम की टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्लिक करूं और यहाँ पे मैं यूजर आईडी एंटर करूं, पासवर्ड एंटर करूं और सबमिट बटन पे क्लिक करूं। अब आमतौर पे जो मैनुअल टेस्ट होता है उसमें हम ये टेस्ट जो है ये स्टेप्स हम लिखते हैं और फिर हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो क्या होता है कि लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है। अच्छा, इस ये आई होप कि आप लोगों ने ये चीज जो है देखी होगी कि टेस्ट केस कैसे राइट किया जाता है। तो आई एम प्रोसीडिंग विद द डिमॉन्स्ट्रेशन कि हम उन तमाम
मैनुअल टेस्ट स्टेप्स को कैसे जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। तो रिसेंट प्रोजेक्ट में ओके, अच्छा, एक चीज जो मैं सॉरी बताना भूल गया, वो ये कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो अगर कोई फोल्डर बनाते हैं, यानी अगर मैं ये जावा के फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाऊंगा तो उस फोल्डर को जावा में पैकेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फोल्डर है जावा का, इसके अंदर एक और फोल्डर है org.example, ठीक है। तो इसको जावा में जो है हम पैकेज कहते हैं। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है कि आपने जो क्लास फाइल बनाई है मेन की, वो दरअसल इस पैकेज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आप जो है फिर आ, जो लाइब्रेरीज के अंदर क्लासेस हैं उनको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और फिर उसकी मदद से आप जो है कोड लिखते हैं। तो इस कोड में भी देखें आपके मैंने जो है क्रोम ड्राइवर को जो है यूटिलाइज, उसका जो है मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर उसकी मदद से मैं नेविगेट करके जा रहा हूँ इस साइट के ऊपर, ठीक है। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि क्या इस पेज के ऊपर भी वेलकम मरकरी टूवर्ड्स लिखा हुआ आ रहा है। तो आप अगर देखें तो अगर मैं इसको साइन ऑफ करूं तो देखें यहाँ पे वेलकम मरकरी टूवर्ड्स लिखा हुआ आ रहा है, इसका ये टाइटल है, ठीक है। तो ये मुझे जो है वेरीफाई करना है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड पेज टाइटल है और मैं इस ड्राइवर की मदद से जो है इस पेज का टाइटल गेट करूंगा कि अगर ये दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे तो मेरा टेस्ट पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। अब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि अब हमारे पास वेब पेज पे जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम इंटरेक्शन कर सकें। उनके साथ इंटरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखें, ये अब मैंने जो है ना ऊपर कमेंट लिखा है लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के ऊपर वेब एलिमेंट की जो है एक क्लास है, इसके अंदर मैंने इसका जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया है यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड, और इस यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड के थ्रू के अंदर मैं ड्राइवर के ऑब्जेक्ट की मदद से एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ इस पेज के ऊपर बाय डॉट नेम यूजर नेम। अच्छा, अब ये जो है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, ये मैंने क्यों किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कि अगर मैं इस पे इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूं, सॉरी, इंस्पेक्ट यूजर नेम, तो ये जो इनपुट फील्ड दी हुई है यहाँ पे, इस इनपुट फील्ड का देखें यहाँ पे क्या है, ये नेम यूजर नेम के साथ है, ठीक है। तो मैं अगर स्क्रिप्ट में आऊं तो आप देखें यहाँ पे यूजर नेम बाय डॉट नेम यूजर नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट। फिर मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस ऑब्जेक्ट के साथ जो मेथड यूज किया है वो सेंड कीज का है। सेंड कीज का मेथड या ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इसके अंदर मैं पैरामीटर भेज रहा हूँ टेस्ट, ठीक है। तो होगा ये कि यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये टेस्ट को जो है क्या करेगा, राइट कर देगा। इसी तरह जो है पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड के लिए जो है मैंने आइडेंटिफाई किया और इसके अंदर भी मैं टेस्ट जो है सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोड मेरा क्या कर रहा है कि इन दोनों फील्ड्स के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहा है। यूजर नेम की टेक्स्ट फील्ड के अंदर टेस्ट लिख रहा है और पासवर्ड के अंदर टेस्ट लिख रहा है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि मैं इसके ऊपर सबमिट बटन पे क्लिक करूं। तो मैंने अब मुझे सबमिट बटन को भी लोकेट करवाना है, तो उसको भी लोकेट कराने के लिए मैंने क्या किया है, फाइंड एलिमेंट के अंदर जो मेथड है बाय डॉट नेम, उसके थ्रू जो है इसको लोकेट करवाया और उसके ऊपर मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ क्लिक का, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई ऐसी चीजें जो आपको नहीं समझ में आए हो, उसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, तो यू कैन आस्क, फिर हम आगे चलेंगे इसके बाद। ओके,
ये जी जी। हम्म। सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैपर? अच्छा, मुझे आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ। वेब स्क्रैपर से क्या मुराद है आपकी, मतलब आई रियली डोंट नो अबाउट दिस। ओके, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट crawlers और it is called scrapper? ओके, दैट्स गुड। अच्छा, देखें, चीजें इवॉल्व हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आई आई डू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय, या आपका जो पर्पस है क्वेश्चन का। uh, चीजें इवॉल्व हो रही हैं। पहले जब हमारे पास बहुत सारी इस तरह की चीजें नहीं थी, तो हमारे पास यही थे ना, 20 साल पहले या 10 साल पहले। तो हमने इसको यूज किया अपनी चीजों को ऑटोमेट करने के लिए। इवन मैं आपको क्या बताऊं, जो टूल अब हम यूज कर रहे हैं, मैं उसकी भी डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा इंशाल्लाह आपको। उसमें ये कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसकी इन्होंने जो ना एनएलपीज बना दी हैं। इट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, जिसका मैंने आपको बताया था कीवर्ड ड्रिवन टेस्टिंग। कि आप जो है इन दो लाइनों की जगह जो है ना सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, जैसे एंटर टेक्स्ट इज इक्वल टू टेस्ट। बस ये लाइन जो है ना, ये एक सिंगल लाइन या एनएलपी इन दो लाइनों का पर्पस फुलफिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने तकरीबन 44 लाइंस लिखी है ना, उसकी 3 लाइंस के अंदर ये काम हो जाएगा। ठीक है। और बाकी आपने जो पाइथन का तस्करा किया है, वो होपफुली कि वो भी जो है कुछ इसी तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हो। लेकिन लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट के तरफ जा रहे हैं। मैं आपको जो है एक और टूल का की डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा, क्लॉड। क्लॉड जो है वो मेरा बड़ा ही आजकल फेवरेट जो है प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये है क्लॉड। इसके अंदर आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक एप्लीकेशन के अंदर डेटा एंटर करना चाह रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ सोर्स बताएं कि यार ये सोर्स है मेरी, यहाँ से डेटा उठाओ और इस साइट के अंदर पुट करो। सोर्स बताएं, डेस्टिनेशन बताएं, डेटा जो है वो खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है कि मुझे किस फील्ड के अंदर क्या डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है। तो चीजें इवॉल्व हो रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो हम बेसिक्स से देखते हैं। जैसे मुझे याद है, मैंने जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो GW बेसिक्स सीखी थी पहली, जो मैंने पढ़ी थी। तो अब देखें, अब एडवांस लैंग्वेजेस आती जा रही हैं, तो उनमें जो है मजीद चीजें इवॉल्व हो रही हैं। अ, आज हमारे जो एक और मेंटोर हैं, वो तो पाइथन को ही रिकमेंड करते हैं सीखने के लिए। बट आई वुड प्रीफर कि हम जावा के साथ जाएं। ठीक है, ताकि हमारी बेसिक्स जो हैं वो अच्छी हो जाए। अच्छा, अब ये देखें, ये 3 एक्शंस के बाद क्या होगा कि सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगानी चाहिए थी नेटवर्क कॉल। ओके। तो यहाँ पे देखें अब हुआ क्या, जैसे हम मैनुअल टेस्ट लिखते हैं कि अगर आप ये स्टेप्स परफॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास लॉगिन सक्सेसफुली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया है कि जब ये डैशबोर्ड पे आ जाएगा, तो म, यहाँ पे जो सक्सेस मैसेज की हेडिंग है, इसको मैंने जो है लोकेट करवाया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने दिया इसका एक्स पाथ। ठीक है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बाय डॉट एक्स पाथ। और इस ऑब्जेक्ट की मदद से जो सक्सेस मैसेज हेडिंग है, ठीक है, अ, इस इसके यानी कि जो हमने लोकेट करवाया है, इसको हमने कन्वर्ट किया टेक्स्ट के अंदर, डॉट गेट टेक्स्ट। और जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो क्या है, लॉगिन सक्सेसफुली।
अब यहाँ कंडीशन लिखी हुई है कि अगर एक्चुअल मैसेज और एक्सपेक्टेड मैसेज एक जैसे होंगे तो हमारा जो टेस्ट है वो क्या होगा, पास होगा। ठीक है। और अगर नहीं मैच करेंगे तो ये टेस्ट पास नहीं होगा। ठीक है। अब एक काम करते हैं कि मैं इसको जो है रन करता हूँ। ये देखें, ये इस साइट पे आ गया, इसने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया और यहाँ पे देखें टेस्ट ये पास हो गया। ठीक है। सक्सेस मैसेज इज मैच, टेस्ट इज पास। अब हम एक काम करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर फर्ज करें कि मैं एक इनकरेक्ट यूजर नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड सेंड करूं तो क्या होगा। दोबारा से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है। ये देखें इनकरेक्ट लिखा, इनकरेक्ट लिखा, सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ये टेस्ट है वो फेल हो गया। अच्छा, फेल होने के बाद इसने, अच्छा ये वाला जो टेस्ट है ना, ये फर्स्ट वाला टेस्ट है, ये कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। ये लास्ट टाइम भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन में लोग परेशान हो गए थे। ये वाला टेस्ट है, वेरीफाई पेज टाइटल। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, एक एक्सेप्शन जनरेट हुई, एक्सेप्शन जनरेट हुई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है। अब इस एक्सेप्शन की वजह से क्या हुआ कि मेरा ये एल्स का जो कोड है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है। और एक एंड यूजर को ये समझ नहीं आएगा कि यार यहाँ पे क्या मसला हुआ। तो हमने क्या किया कि एक इसी कोड के अंदर थोड़ी सी एनहांसमेंट की और हमने डाल दी इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। और इस एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से क्या होगा कि अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड फेल होता है तो एल्स की कंडीशन में मैंने क्या किया, थ्रो करवाई एक एक्सेप्शन। ठीक है। और इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को मैंने ट्राई के ब्लॉक में लिख दिया। अब क्या होगा कि वो इस एक्सेप्शन को कैच करेगा। सॉरी, ट्राई के कोड में लिखा हुआ है तो इसको कैच करके जो है टेस्ट फेलियर एक्सेप्शन में मैंने लिखवा दिया टेस्ट फील्ड। यानी ये मैंने अपनी मर्जी का मैसेज यहाँ पे लिखवा दिया। अगर मुझे इसकी डिटेल देखने कि ये क्यों फेल हुआ तो मैंने क्या किया कि इसका जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था इसकी मदद से मैंने ई डॉट गेट मैसेज कर लिया। ठीक है। अब मैं इसको जो है एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, यहाँ जो है मैंने सिर्फ इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस कोड को क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। ओके, लेट्स प्रोसीड। इसको हम बंद करते हैं। अच्छा, अब देखें ये प्रॉपर जो है मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया और इसमें लिखा हुआ आ रहा है एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। हुआ ये कि यहाँ पे इसने क्या किया है कि इसने इस एक्सेप्शन को थ्रू करवाया और ये वाली जो एक्सेप्शन है मेरी प्रिंट हुई है। सही है। और ये क्या है, एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। यहाँ पे मैं कोई भी प्रिंट करवा सकता था मेथड, सॉरी, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था टेस्ट इज फेल्ड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एरर। और उसकी जो रीजन है वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है ई डॉट गेट मैसेज के थ्रू, नो सच एलिमेंट अनएबल टू लोकेट। ठीक है। अब ये मैथ, ये जो एरर है वो मेरे मतलब इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज फेल्ड। ठीक है। एक अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया। वो अनएक्सपेक्टेड एरर क्या था कि मेरा जो मेरी जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज पे नहीं गई और उसको वो एलिमेंट नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है। तो ये मतलब ये कि थोड़ा सा जो है अब आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक अगर कोई ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, तो प्लीज लेट मी नो। Shall we proceed with next? Okay, thank you.
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो बिल्ड ऑटोमेशन टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता एडवांस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो मैविन जो है वो एक बिल्ड टूल है अपाची का, और ये बेस करता है पेज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर। यानी हम अगर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसके अंदर वो पॉम डॉट एक्सएमएल ऐड कर देता है, और उसके थ्रू आप जो है डिफरेंट डिपेंडेंसीज डिफाइन कर सकते हैं। और उन डिपेंडेंसीज का फायदा ये होता है कि जो जो डिपेंडेंसीज आप डिफाइन करते हैं उन तमाम डिपेंडेंसीज को वो इंटरनेट से खुद ही डाउनलोड कर लेता है। मैविन की जो लाइफ साइकिल है वो ये है कि आप जो है मैविन माइनस वर्जन लिखें। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं लिखूँ मैविन माइनस वर्जन, तो आप देखें मेरे पास ये अपाची मैविन जो है कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है ये आगे जाके जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो कमांड्स हैं वो हमारे हमें किस तरह हेल्प आउट करती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो है मैविन क्लीन इंस्टॉल। तो ये आमतौर पे क्या करता है कि आपकी जो रिपोजिटरी होती है उसकी एक बिल्ड क्रिएट कर देता है, ठीक है। और अगर हम ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कमांड क्या करेगी, ना सिर्फ हमारी ऑटोमेशन स्विट को कंपाइल करके बिल्ड बनाएगी बल्कि उनको एग्जीक्यूट भी कर देगी किसी भी रिमोट लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि इसे आपको जो है मैं दिखा सकूं कि मैविन को हम क्यों यूज करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रही पॉम डॉट एक्सएमएल की फाइल जिसके अंदर मैंने डिपेंडेंसी डिफाइन की हुई है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ सिलेनियम की डिपेंडेंसी डिफाइन की हुई है, सही है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम जो है एक फ्रेमवर्क की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं और उसका नाम है टेस्ट एनजी, ठीक है। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क। इसको जो है हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि मैविन को हम जो है टेस्ट एनजी के साथ जब यूज करते हैं तो हम सी आई सी डी पाइपलाइन के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसकी भी एक जो है मैंने अ, इसकी एक मेरे पास वीडियो है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। मैं नहीं चाह रहा कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड जाए आपके साथ। अच्छा जी, तो अब आ गए हैं हम लोग टेस्ट एनजी के ऊपर, ठीक है। टेस्ट एनजी जो है वो क्या है, टेस्ट एनजी जो है असल में टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये फ्रेमवर्क हम क्यों यूज करते हैं और इसका क्या फायदा होता है और इसकी एनोटेशंस क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टेस्ट एनजी जो है दरअसल ओपन सोर्स टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है जावा का। सबसे ज्यादा ये जो है आजकल यूज हो रहा है, और इट इज बेस्ड ऑन जे यूनिट। जे यूनिट के ऊपर ये लिखा गया है, तो इसकी जे यूनिट की जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी वो उसको जो है इसमें हैंडल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है क्योंकि इसके थ्रू जो है आप एक रिपोर्ट भी जनरेट करवा लेते हैं, ठीक है। ये जो है जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था वो टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल के थ्रू जो है आप ग्रुप करके इसकी एक रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग में आप इसे यूज कर सकते हैं। आप एक साथ जो है 5 ब्राउजर पे अपने सिंगल टेस्ट को जो है रन कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। इसकी जो एनोटेशंस हैं उसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो चीजें हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ कि बिफोर क्लास आफ्टर क्लास की एनोटेशन अगर आप यूज करते हैं या बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट यूज करते हैं तो क्या होगा कि टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क समझ जाएगा कि आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बिफोर टेस्ट का की एनोटेशन यूज करता हूँ तो वो क्या करेगा, मेरे हर टेस्ट की एग्जीक्यूशन से पहले बिफोर टेस्ट के एनोटेशन के अंदर जो कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। फर्ज करें कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट बना हुआ है लॉगिन, सही है। अब होगा क्या कि जाहिर है सिर्फ मुझे लॉगिन तो नहीं करना, मुझे तो और भी फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करना है लॉगिन के बाद। जैसे मुझे कोई आइटम परचेज करना है को शॉपिंग कार्ट के थ्रू। तो अब शॉपिंग कार्ट के भी 10 सिनेरियोस हैं, सही है। तो सिनेरियो वन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे लॉगिन करना होगा, सिनेरियो वन रन होगा और फिर मैं लॉग आउट करूंगा, फिर मैं सिनेरियो टू के लिए लॉगिन करूंगा,
फिर मैं सेकंड सिनेरियो की तरफ जाऊंगा, फिर मैं लॉग आउट करूंगा। तो इसमें आप देखें कि लॉगिन जो है वो बार बार हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो बजाय इसके कि हम हर टेस्ट में लॉगिन को बार बार लिखें, हम जो है बिफोर टेस्ट की एनोटेशन के अंदर अपना कोड लिख देंगे, जो कि हर टेस्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके अंदर हम कॉमन जो हमारे टेस्ट होते हैं उनको लिख देते हैं। ठीक है। तो ये जो है, दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट एनजी, एंड नाउ आई वुड लाइक टू प्रोसीड विद द डेमोन्स्ट्रेशन। रिसेंट प्रोजेक्ट में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और टेस्ट एनजी को हम एक साथ देख लेते हैं। ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो है यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था, यानी शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि जो है हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब अ, यहाँ जो है हम थोड़े प्रोफेशनल उसमें जा रहे हैं कि हमने जो है हर चीज, यानी यहाँ पे हमने बेस का एक फोल्डर या पैकेज बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमने पेज ऑब्जेक्ट का जो है एक क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। ठीक है। और ये क्या करेगा, हर दफा हमारे ड्राइवर को जो है वो बना देगा। तो इसे जो है मैं इनहेरिट करूंगा अपने दूसरे टेस्ट के अंदर। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने जो है यहाँ से इंपोर्ट किया है बेस डॉट पेज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लॉगिन पेज के अंदर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, यानी इनहेरिट कर रहा हूँ पेज ऑब्जेक्ट की क्लास को, जो कि मेरे बेस पैकेज के अंदर मौजूद है। अब आप ये देखें कि जो हम इतना बड़ा कोड लिखते थे कि वेब एलिमेंट इज इक्वल, वेब एलिमेंट यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, उसकी जगह जो है हमारे पास, आप ये देखें कि ये कितना आसान हो गया, एट द रेट फाइंड बाय नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। सही है, ये असल में इक्विवेलेंट है बाय डॉट नेम के। और यहाँ पे जो है यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड और सबमिट बटन। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पेज पे, उन तमाम को मैंने जो है लॉगिन पेज के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया। और जब मैं अपना लॉगिन का टेस्ट लिखूंगा तो इसमें जो है मुझे क्या करना है कि इस लॉगिन पेज का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। ठीक है। और इस लॉगिन पेज के मेथड की मदद से मैं ये जो एंटर यूजर नेम है, इसके मेथड को कॉल करूंगा। अब इसके अंदर जो है मैं वहां से जो है एक पैरामीटर सेंड कर रहा हूँ यूजर नेम का, जो कि मेरे यूजर नेम की टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा को इंसर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है मेरे पास एंटर पासवर्ड का भी जो है मेथड बना हुआ है, जो कि जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन टेस्ट की क्लास में, कि यहाँ पे मैंने यूजर नेम एंटर करवाया। अच्छा, एक चीज आप और देखेंगे कि यहाँ पे यूटिल्स यूज हुआ हुआ है। यूटिल्स की जो क्लास है, ये एक जो है यहाँ पे आप देखें क्लास बनी हुई है, और बेस यूआरएल को स्टैटिक मैंने इसलिए डिक्लेयर किया है कि ताकि हमें इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, डायरेक्ट हम क्लास डॉट वेरिएबल नेम लिख के इसको यूटिलाइज करना है। और यहाँ मैंने जो है इसका एक यूआरएल डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। तो अब अगर हम अपने टेस्ट क्लास के अंदर जाएं, तो मैंने क्या किया हुआ है, यूटिल की क्लास और डॉट यूजर नेम, यानी इसके वेरिएबल को मैंने यूज कर लिया। और माउस ओवर पे ये आपको बता रहा है कि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है यूजर नेम का, और इसकी जो वैल्यू है वो टेस्ट है। तो अब इसका फायदा ये होता है कि फर्ज करें कि कल आपका जो है यूजर नेम और पासवर्ड चेंज हो जाता है, तो बजाय इसके कि आप हर स्क्रिप्ट में जाके इसको चेंज करें, आप एक कॉमन लोकेशन के ऊपर जाके इसको चेंज कर दें, तो वो हर स्क्रिप्ट के अंदर जाके चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है ब्राउजर जो है मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो टेस्ट में जो है मैं एज ए पैरामीटर भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक इफ एल्स की कंडीशन लगा सकता था कि जो है ना, अगर ब्राउजर जो है वो क्रोम हो तो ये वाला पीस ऑफ कोड रन हो, अगर ब्राउजर जो है, अगर मैं यहाँ से फर्ज करें चेंज करके क्रोम की जगह फायरफॉक्स लिखूंगा, तो इस पेज के ऊपर, लॉगिन टेस्ट के पेज के ऊपर वो जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएगा वो उसी ब्राउजर का बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये रहा है कि हमने जो है यहाँ पे इस यूआरएल पे नेविगेट किया। अच्छा, ये देखें, इसको मैंने लिखा है बिफोर टेस्ट के अंदर। अब ये बिफोर टेस्ट में लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस पेज के अंदर जितने भी मैं टेस्ट लिखूंगा, उन तमाम टेस्ट से पहले ये इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेगा।
फिर उसके बाद इसको ब्राउजर को बंद कर देगा, लेकिन बंद करने से पहले वो जितनी भी कुकीज है उनको डिलीट कर देगा। ठीक है। तो ये एक जो है प्रोफेशनल स्क्रिप्ट है। यानी आमतौर पे जब हम अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो इसी तरह स्क्रिप्ट बनाते हैं कि एक हमारे पास इस तरह की कॉमन फाइल होती है जिसमें सारा टेस्ट डेटा लिखा होता है। अच्छा, ये जो है इस वक्त जावा की फॉर्म में है, लेकिन आमतौर पे अब ये जेसन की फॉर्म में लिखा हुआ होता है और वहां से हम फिर टेस्ट डेटा उठा रहे होते हैं। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं फिर जो है ना इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाता हूँ। ओके, तो हम इसकी जो है एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। ये देखें, ये ब्राउजर इसने लॉन्च कर दिया। ठीक है। यहाँ पे इसने यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब ये जो है सबमिट बटन पे क्लिक करेगा और ये मेरा टेस्ट रन हो गया। और इसका रिजल्ट आप देखें, डिफॉल्ट स्वीट, टेस्ट रन वन, पास वन, फेलियर जीरो। आमतौर पे हमारे पास इसी तरह की रिपोर्ट जो है हम ईमेल में भेज रहे होते हैं कि फर्ज करें कि अगर मेरे टोटल 100 टेस्ट रन हुए हैं उसमें से 99 पास हुए हैं, जीरो फेल हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त हमारी बिल्ड के अंदर कोई ना कोई एक इशू है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना मैं जो ना एक बड़ी जबरदस्त चीज बताने लगा हूँ आपको जो कि आजकल यूज हो रही है। ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट, या यूं समझ लें कि बोनस टॉपिक जो है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जरूर। जी बिल्कुल, वेलकम। बस मैं क्योंकि ये जो है ना आजकल बहुत ज्यादा रन हो रहा है, सॉरी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना यूज हो रहा है ना, जैसे गिट और जेनकिन की इंटीग्रेशन। सही है। गिट और जेनकिन की इंटीग्रेशन से क्या होगा कि अभी देखें इस वक्त मेरा जो सोर्स कोड है ना वो मेरे पास लोकल सिस्टम पे है। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये किसी रिमोट लोकेशन पे चले जाए। तो क्या होगा कि मैंने जो है अपनी भी जो है एक रिपॉजिटरी बनाई हुई है गिट के ऊपर। सही है। M922 गिट के ऊपर जो है मेरी ये रिपॉजिटरी मौजूद है। अगर आप जाएं तो इसके अंदर 34 रिपॉजिटरीज हैं और इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लॉगिन। सही है। इसका फायदा क्या होता है कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ मिलके काम करना चाह रहे हैं तो इस कॉमन रिपॉजिटरी, ये देखें ये बेस का पैकेज है, इसके अंदर पेज ऑब्जेक्ट डॉट जावा की क्लास है। ठीक है। इसी तरह पेजेस के अंदर जो है लॉगिन पेज डॉट जावा की क्लास है। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर 3 से 4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इस कोड को जो है चेकआउट कर लेंगे अपने पास। ठीक है। उसकी जो है वो एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, अपनी अपनी ब्रांच क्रिएट कर लें। जैसे मैंने एक ये टेस्ट ब्रांच बनाई थी और टेस्ट ब्रांच बनाने के बाद मैंने क्या किया कि इसको मर्ज किया था इस मास्टर के साथ। तो आमतौर पे जो मास्टर की अ, जो ट्रंक, इसको हम ट्रंक कहते हैं असल में, यानी ये इसका कॉन्सेप्ट असल में जो ना एक दरख्त से लिया गया है कि एक ट्रंक यानी कि एक तना होता है। ठीक है। और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो आमतौर पे हमारे पास जो ऑटोमेशन स्वीट का कोड रन होता है वो ट्रंक से होता है या मास्टर ब्रांच से होता है। ठीक है। तो होता ये कि लोग अपनी अपनी ब्रांचेस का कोड जो है मर्ज करते हैं मास्टर के अंदर। अब जैसे मैंने 5 स्क्रिप्ट लिखे हैं, मैंने इसमें मर्ज कर दिया, किसी ने 5 लिखे हैं उसने मास्टर में मर्ज कर दिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब लोग अपना कोड जो है मास्टर के अंदर मर्ज करते हैं और दूसरे दिन आके मास्टर ब्रांच को वो लोग चेकआउट करते हैं। यानी कि जितना भी लेटेस्ट कोड होता है, अगर मैंने 5 स्क्रिप्ट लिखे हैं तो वो
मिस्टर बी के पास चले जाएंगे, और मिस्टर बी ने जो 5 स्क्रिप्ट्स लिखे हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम जो है सेंट्रलाइज कोड रिपोजिटरी के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से कोई चेंजेस करूंगा और अपने इस प्रोजेक्ट में आके ये गिट की जो है असल में कमांड है, एक पुश है, कमिट है, पुल है। तो मैं पुल जब करूंगा कोड को, तो वो जो लेटेस्ट कोड वहां पर होगा वो मेरे पास यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करके कमिट करूंगा और पुश करूंगा, यहाँ से मैं कोड पुश करूंगा, तो वो चेंजेस जो है मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाएंगी गिट के ऊपर। ठीक है। इसका फायदा क्या होगा कि अब अगर ये इस रिपॉजिटरी की मास्टर ब्रांच को मैं क्या करूं, मैं जेनकिन के अंदर जाके बता दूं कि भाई आपने गिट की मास्टर ब्रांच से हर दफा डेटा उठाना है और रन करना है, तो वो हर दफा लेटेस्ट कोड को पिक करेगा गिट से और उसको जो है एग्जीक्यूट कर देगा। और जेनकिन के अंदर जो है एक अच्छी चीज ये होती है कि आप जेनकिन के अंदर जाके, मैं अभी जो ना आपको इसका बता देता हूँ कि किस तरह आप जो है मेविन की कमांड जो है इसमें बताते हैं। ठीक है। अ, ये देखिए। ओके। अच्छा, ये कोई एक अच्छा, ये देखें यहाँ पे जो है पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैंने जेनकिन गिटहब इंटीग्रेशन, सही है। और यहाँ पे मैं एक जो है इस वक्त एक ऐसा प्रोसीजर लिख रहा हूँ या ऐसी पाइपलाइन बना रहा हूँ जिसकी मदद से वो गिटहब से मेरा कोड उठाएगा और ऑटोमेटिकली जो है उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा किसी भी रिमोट लोकेशन पे। मैं चाहूँ तो अपने लोकल पीसी के ऊपर भी जो है ओके, मुझे किसी ने कहा है कि रेपो लिंक शेयर कर दें। ओके। ओके, तो जनाब आली, हम देख रहे थे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। अब ये देखें यहाँ पे मैंने जो है स्क्रीन पे ये विजिबल है प्रोजेक्ट यूआरएल जो मैंने गिटहब प्रोजेक्ट का लिखा है। मैं और बड़ा कर देता हूँ। देखें ये मैंने गिटहब का यूआरएल दे दिया, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल मरकरी लॉगिन, मरकरी लॉगिन। ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करें, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर दूंगा। और एक जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आपको अगर याद हो मैविन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखी थी कि यहाँ पे जो है मैविन की जो है मैं एक कमांड जो है वो बताऊंगा। अच्छा, ये जो ना कंसोल पे आउटपुट दिखा रहा है जेनकिन के। ठीक है। और कि क्या क्या कमांड्स एग्जीक्यूट हुई हैं, तो इसमें हुआ ये है कि जब मैंने ये सी आई सी डी पाइपलाइन बनाई है तो उसके अंदर मैंने जो है एक कमांड दी थी इसको, अगर आपको याद हो, क्लीन इंस्टॉल की। ठीक है, तो वो क्लीन इंस्टॉल की जो कमांड है वो मैंने जेनकिन के अंदर बताई, तो उसने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया एक पर्टिकुलर टाइम पे। खैर मैंने तो फौरन ही इसको एग्जीक्यूट करवा लिया था, लेकिन मैं इसको स्केड्यूल भी कर सकता हूँ। तो हर स्केड्यूल पे वो, यानी स्केड्यूल टाइम के ऊपर वो उस मेविन की कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और मेरी रिलीज जो है क्रिएट कर देगा। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ बिल्डिंग इन वर्क स्पेस। ये मैंने जो अपने लोकल सिस्टम का यूआरएल दिया हुआ था वहां पे इसने इसकी एक बिल्ड बना दी है। ठीक है। तो जेनकिन के थ्रू जो है हम रिमोट लोकेशन पे इन तमाम टेस्ट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है। ये जो है समझ लें कि एक बहुत ही जबरदस्त टूल यहाँ पे हमारे पास ओपन सोर्स अवेलेबल है जेनकिन का। वैसे बाय द वे हम लोग जो है इस वक्त जो यूज कर रहे हैं वो अजूर डेवऑप्स को यूज कर रहे हैं अपनी पाइपलाइन के लिए। तो दिस
is all from my demonstration. If you have some time, I would love to demonstrate you regarding my current application, टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। अगर आप लोगों इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसको प्रोसीड करता हूँ आगे। ओके, मैं बस आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अब जो है जैसे आपने कहा कि चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है एक एआई बेस्ड, ये क्लेम करते हैं कि हमने एक टूल बनाया है फायर फिलिंग के नाम से, और इसमें जो है कुछ एनएलपीज बनी हुई हैं, और वो एनएलपीज असल में बेस करती हैं हमारे डेटा ड्रिवन के ऊपर। सॉरी, डेटा ड्रिवन कह रहा हूँ मैं, कीवर्ड ड्रिवन के ऊपर। यानी कीवर्ड्स बने हुए हैं इसके अंदर, उन कीवर्ड्स को आप यूज करते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ ना, एनएलपी बेस्ड स्क्रिप्टिंग, इसे हम कहते हैं कोडलेस स्क्रिप्टिंग। सही है, उन एनएलपीस को हम यूज करते हैं अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। ठीक है, और फिर उन स्क्रिप्ट, यानी ये यूं समझ लें कि विद इन फ्यू मिनट जो है आप कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। सही है, और फिर जब टेस्ट एग्जीक्यूशन होती है तो उसकी रिपोर्ट बन जाती है, और वो रिपोर्ट आप जो है सेंड करवा सकते हैं। बाकी इसकी काफ़ी अच्छी इंटीग्रेशंस हैं क्लाउड के साथ, और ओपन इसकी एक फायर फिलिंग इज नॉट अ सिंगल टूल, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने इसमें एपीआईज को भी ऑटोमेट किया हुआ है, हमने इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, फंक्शनल टेस्ट को भी ऑटोमेट किया हुआ है। और समहाउ इसकी इंटीग्रेशन जो है, आजकल हमारे पास जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे ब्राउज़र स्टैक हो गया, और एक प्लेटफॉर्म और है, वहाँ पे भी हम जो है किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी ब्राउज़र पे, किसी भी डिवाइस के ऊपर विद मल्टीपल यूजर्स इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लैम्डा टेस्ट। ओके, तो लैम्डा टेस्ट के ऊपर हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं, हाँ, मेरी कोशिश ये थी कि जो इंतहाई बेसिक्स से लेके जो इस वक्त हम करंट इम्प्लीमेंटेशन है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर, उसको मैं शेयर कर सकूं। फायर फिलिंग के साथ साथ जो है टॉस्का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आजकल यूज़ हो रहा है, और उसका भी यही मॉडल है। हेल्प्स यूजर्स ऑटोमेट फंक्शनल टेस्टिंग फॉर फुली ऑटोमेटेड। ट्राई सेंटरिस वालों का ये टूल है टॉस्का। ये भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये भी जो है एआई बेस्ड है। आप अगर मतलब फर्दर देखना चाहेंगे किस तरह जो है ऑटोमेशन इवॉल्व हो रही है, और किस तरह जो है लोग इसको यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, ये देखें, इसमें वर्क डे भी लिखा हुआ है। वर्क डे हमारा जो है HRMS का जो है सॉफ्टवेयर है, जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त कंट्रोल सॉफ्टवेयर में। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू, और इफ यू नीड एनी हेल्प, हम लोग जो है इसका एक फॉलो अप सेशन रखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इसको शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। एनी फाइनल वर्ड्स और एनीथिंग यू वुड लाइक टू सम अप? माय प्लेजर। ओ, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया। आई एम ऑल्सो जावा लवर एज वेल। मैंने सन मैंने सन 2000 में कोर्स किया था जावा का, और ऑपरेशन बदर में, सरजिया खान जो है ना, वहां से। किन्जा। सॉरी, आप प्लीज यार प्रोसीड करें, आपकी बात कट गई। माशाल्लाह, जबरदस्त।
जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल यूजफुल है अगर वो टेस्ट ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं तो। जी किंजा बेटा, आपकी बात रह गई, वो आप कुछ शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। जी जी बिल्कुल, जरूर, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो ग्रुप है, क्या कहते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन का जो ग्रुप बना हुआ है ना, इसके अंदर आप यकीन करें कि जो रियल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी जो लोग फेस कर रहे होते हैं, ये बना हुआ है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन लर्निंग का। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो रियल टाइम, मेरा ख्याल है कैप्चा का, कैप यार एक तो मैं ये स्पेलिंग जो है ना, कैप्चा का सवाल आया था इसी तरह का। ये देखें, आई वांट टू ऑटोमेट कैप्चा इमेज यूजिंग सिलेनियम जावा, कैन एनीवन हेल्प मी ऑन दिस। तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया था। आई विल सी दैट कि जो ना क्या जो है इसके ऊपर सोल्यूशन बताया था लोगों ने। इसके अलावा अब क्योंकि ये मैंने पेज खोल ही लिया है, इसमें आप जो है, मैं कोशिश करूंगा सर से इसका जो है इनविटेशन लिंक जो है शेयर कर लूँ सर के साथ। वो आप लोगों को सेंड कर देंगे। आप लोगों में से जो लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं, उसमें हम जो है कोशिश करते हैं उन लोगों को एंटरटेन करें। ठीक है, उनके जो रियल टाइम क्वेश्चंस होते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इससे मुझे एक चीज याद आई, और वो ये कि मैं जो है अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको दिखाऊं कि हम लोगों का जो पुराना प्रोजेक्ट था वो किस तरह का था। ठीक है, तो एक है ये कंज्यूमर, जी ये है हमारा जो है ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब ये इसमें जो है ना अच्छे खासे जो है इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है। आमतौर पे जब लोग जाते हैं ऑटोमेशन की जॉब के लिए, तो उनसे एक लिंक शेयर होता है जिसमें जो है आपके पास रिपोजिटरी का लिंक होता है। आपको टूल सेट बता दिया जाता है, ये चीजें आप अपने पास सेटअप कर लें। तो मैंने जो है अपना जो सोर्स कोड था वो डाउनलोड किया, अपना इन्वायरमेंट सेटअप किया, और फिर उसके बाद जो है आप देखें यहाँ पे जो बेस क्लास है, बेस क्लास के अंदर एपीआई की भी बेस है, सही है, और यूआई की भी बेस है, पेज ऑब्जेक्ट की भी बेस है। लेकिन आप देखें बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्योंकि बता दिया है, तो आपको ये प्रोफेशनल फ्रेमवर्क को देख के कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। देखें बेस का पैकेज है, इसके अंदर कॉन्फ़िग का है, सही है। अब ये पेजेस हैं, इन पेजेस के अंदर तमाम रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं, ऑब्जेक्ट की रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं। यानी इसके अंदर हमने सारे जो आप देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अच्छा ये सही है, ये सारे जो इनको हमने आइडेंटिफाई करा हुआ है, और फिर इनको जो है हमने अपने स्पेक्स, अच्छा स्पेक्स कहते हैं टेस्ट क्लास को। तो ये अपनी इन टेस्ट क्लास के अंदर जो है उन पेजेस के ऑब्जेक्ट बना के हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको एक जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है या फ्रेमवर्क होता है वो कैसे काम करता है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और ये हमारी जो है पाइपलाइन बनी हुई एजोर की, जो कि रोजाना रात में जो है रन होती है। इसमें वो टास्क लिखे हुए हैं, और वो जो है एजोर डेवऑप्स के ऊपर रन हो जाती है। तो थैंक यू किंजा फॉर योर क्वेश्चन। इसने मुझे रिमाइंड किया कि जो है मैं आपसे ये शेयर करूं कि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ये कैसे काम चल रहा होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी फाइनल कमेंट्स, एनीथिंग जो आपको अच्छी लगी हो, या अच्छी ना भी लगी हो तो भी बता दें, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उसको देख सकें। या आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं आगे इसको सीखने में, तो भी बताइएगा, तो फिर हम जो है एक फॉलो अप सेशन रख लेंगे। ठीक है।
जी 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 जी। हाँ बिल्कुल। देखें ये अभी हम जो है ना बेसिक सीख रहे हैं। अब जो एडवांस टूल आ गए हैं उसके अंदर तो बहुत ही आसानियां हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगी तो आप उन आसानियों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली दफा जो है ये जो फायर फिलिंग है ना इसके ऊपर हम कैसे स्क्रिप्ट बनाते हैं वो भी मैं दिखा दूं। पहले हम जो है सिलीनियम के थ्रू लिखेंगे, सही है, आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। फिर मैं वही सेम लाइन ऑफ कोड जो कि 40-45 लाइनों का होगा, मैं 4 लाइनों में लिख के दिखा दूंगा आपको फायर फिलिंग के अंदर, कि हम ये 4 लाइनों में आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। नो प्रॉब्लम। प्लीजर। ओके सर, तो नाउ कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच सर, आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू फॉर योर टाइम। जी अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग का क्या करना है आप मुझे बता दिएगा कि कैसे शेयर करनी है। जी जी रिकॉर्ड। नहीं ये मेरे पास देखें रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक, 1 घंटा 56 मिनट की हो सकती है, तो मैं